ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। हाँ, तो अब फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है हमें? स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ठीक है बच्चों, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना के एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट में टाइप करके मुझे और एग्जांपल्स बता सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लूंगा और मैं वो एग्जांपल लूंगा जो हमारी सिलेबस में, हमारी पढ़ाई से अभी मतलब डिटेल में है, जो रिलेटेड है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हो गया फॉलिंग ऑफ एन सबसे स्टैंडर्ड चीज एप्पल, है ना। तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल ये जरूर बहुत जरूरी था। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या न्यूटन सर के ऊपर एप्पल गिर गया था, फिर हमने इतनी फिजिक्स, पता नहीं, बड़ी लंबी कहानी है। बट बच्चों में वो कहानी भी किसी दिन आपको सुनाऊंगा चैप्टर 5 में। बट अभी के लिए हम लोग अगर एक फिजिक्स में एक एग्जाम्पल की बात करें, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। ठीक है बच्चों, तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। एक और एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर राइडिंग ऑफ अ बाइसिकल, राइडिंग ऑफ अ बाइसिकल, है ना। एक और एग्जांपल मैं कहूं तो ये हो जाएगा बच्चों फ्लोटिंग ऑफ वुड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ हीट, transfer of heat from hotter object to colder object, है ना बच्चों। एक और एग्जांपल हो जाएगा रोटेशन ऑफ फैन। अच्छा, अगेन पता है मैंने कहा ना फिजिक्स बहुत सिंपल है, तो बच्चों इसको ना सिंपल तरीके से ही सोचो। रोटेशन ऑफ फैन, तो आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए सर कैसे रोटेशन, हम क्या हाथ से घुमा रहे हैं? नहीं, या वो हाथ पंखा है, हम इस तरीके से ऐसे पंखा चला रहे हैं और हवा ले रहे हैं? नहीं, रोटेशन ऑफ अ फैन। तो फैन कब रोटेट होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो इस तरीके से ये बेस था हमारा, समझे। तो फिजिक्स में हम ये सारी चीजें, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मेरा बोर्ड तो बहुत छोटा पड़ जाएगा सारे एग्जांपल को एक्सप्लेन करने में। तो फिजिक्स में हम लोग इन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, अब इन एग्जांपल के बारे में पढ़ना है। अच्छा, अगर हमें पढ़ना है तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बच्चों। बाइसिकल क्यों चली? फिर से एक फोर्स लगाई, उस फोर्स ने साइकिल के पहिए को घुमा दिया, यानी रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स को बच्चों टॉर्क कहते हैं, स्पेलिंग है TORQUE, टॉर्क कहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एंगुलर स्पीड आ गई। ये साइकिल की सिर्फ स्पीड ही आ गई, मैं स्पीड लिखता हूं वो ज्यादा बेटर है। हाँ, तो साइकिल की क्या आ गई बच्चों? यहां से स्पीड, गति पकड़ ली साइकिल ने, है ना। धीरे धीरे हमारा सिलेबस भी गति पकड़ेगा। स्पीड, डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करा साइकिल ने, आपके घर से आप स्कूल तक पहुंच गए, है ना। अब फ्लोटिंग ऑफ अ वुड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो लकड़ी क्यों तैरती है? बिकॉज डेंसिटी में फर्क है, लकड़ी की डेंसिटी कम है इसीलिए तैरती है। और बुयंट फोर्स, बुयंट फोर्स, है ना। इसके अलावा कोई चीज का मतलब इधर दूसरी तरफ से दूसरी हॉटर से कोल्डर में हीट क्यों ट्रांसफर होती है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चों यहां पर जो भी मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ये फिजिक्स में हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, और यहां से कि हमारा रोटेशन ऑफ अ फैन, पंखा क्यों घूम रहा है? तो पंखा घूम रहा है करंट की वजह से। तो करंट की वजह से क्या लगी? टॉर्क, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर स्पीड आ रही है। तो बच्चों ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम यहां पर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे थे। आई बात समझ में? फिजिकल क्वांटिटी बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए हमारी फिजिक्स में। ओके, अच्छा यहां पर अगर देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं फोर्स आ ही नहीं है ना। और यही हमारा क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट था, ये सर न्यूटन ने हमें बताया था। तो फोर्स की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट आर द फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्सेस। तो एक
इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस। तो बच्चों अगर मैं फंडामेंटल फोर्सेस की बात करूं तो फंडामेंटल फोर्सेस में हमारे 4 एग्जाम्पल होंगे। पहला एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल के बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों ये है, और ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, फंडामेंटल फोर्सेस मतलब दुनिया की जितनी भी फोर्सेस है ना वो सिर्फ इन्हीं के अंदर आएंगी। जैसे मैंने कहा था ना कील को हथौड़े से हमने से ठोका तो मैंने ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, यानी दुनिया की कोई भी फोर्स जो आदमी लगाता है, जो इंसान लगा रहा है, हाँ, वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आती है। ठीक, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी सरफेस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की सरफेस पर समुद्र में टाइड्स बन रही हैं तो मून उन लहरों को, पानी को ऊपर खींच रहा है। ठीक, जिस दिन फुल मून डे होता है ना, मतलब फुल मून नाइट होती है, फुल मून डे तो क्या, हाँ, तो जिस दिन फुल मून नाइट होती है, तो जिस दिन फुल मून नाइट होती है उस दिन वो और उसको पुल करेगा, तो वो ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून है। समझ में आई बात? ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वीकेस्ट फोर्स इन आवर नेचर है, हाँ, सबसे वीक होती है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। दो चुंबक आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, दो चार्जेस, लाइक चार्जेस, दो तरीके के चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों, ये 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक, तो अब अगर हम कहें कि न्यूक्लियस कैसे बना एटम का, है ना, आप इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल और इस तरीके के मॉडल पढ़ के आए होंगे, तो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है 12वीं के, उसमें मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अभी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही तो ले रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सोचो, छोटा सा न्यूक्लियस, उस छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो बच्चों लाइक चार्जेस हो गए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे। तो टिक कैसे गए, बंद कैसे गए, उनको बांधने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से वो सारा न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें बाइंड हो गई, है ना। हालांकि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारी ऐसे कह लो जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना उसमें है, हाँ। अच्छा, न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक नरोरा में है जहां इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जनरेट होती है। तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंसेप्ट में करता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल दूं मैं, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का आप ये समझो कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव सैंपल होते हैं, है ना, या इवन कई बार वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है एक अलग से ग्रीन कलर का, थोड़ा सा इस वाले ग्रीन को नहीं बात कर रहा मैं, हाँ, तो एक दूसरे टाइप का जो रेडियम टाइप का कुछ मटेरियल होता है। कई बार घड़ी के भी हमारे डायल चमकते हैं रात को अंधेरे में, तो उसके अंदर ना बीटा डीके होता है। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक, हार्मफुल तो है वो, लेकिन कम हार्मफुल है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। या तो एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक्स रेज की अगर मैं बात करूं, है ना, तो एक्स रेज वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो बच्चों यहां तक ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये हमारी 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस है, हाँ। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लेना। जैसा मैंने कहा था कि हमारे स्कूल के एग्जाम में आता है ये, तो ये यहीं तक आता है, ठीक है, तो सिर्फ ये यहीं तक रहेगा। और तो हमारा चैप्टर 1 में उतना ही है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 2 शुरू करते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 2 का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की शुरुआत कहीं ना कहीं चैप्टर 1 के जो फिजिकल क्वांटिटी निकली इन्हीं को पढ़ने पर बेस्ड है। तो शुरुआत होती है फिजिकल क्वांटिटी से। मैं चैप्टर 2 बता रहा हूं, चैप्टर 2, तो शुरुआत होती है फिजिकल क्वांटिटी से। तो बच्चों मेरी तो मेरा सबसे पहला टॉपिक यही है कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज which describe natural laws and can be
मेजर्ड। अच्छा, कैन बी मेजर्ड वाला कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। देखो, कैन बी मेजर्ड मतलब आप फोर्स बता सकते हो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है का एग्जांपल देखो। जैसे मेरे हाथ में एक लोहे का ये स्टील है, तो स्टील का इसकी डेंसिटी ज्यादा है जिसकी वजह से इसका वजन ज्यादा है। तो मेरे हाथ में एक तो स्टील है और दूसरे हाथ में मेरे पास मार्कर है, तो इसमें ऑब्वियसली ये हल्का होगा, है ना, तो ये भारी होगा। तो अब मैं इसका ना मास जो है वो मेजर कर सकता हूं, या इनके ऊपर लगने वाली फोर्स मेजर कर सकता हूं, तो मैं नाप सकता हूं। तो मैं बच्चों को बोलूंगा मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन हल्का और भारी बोल देना इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो जो नापी जा सके। अच्छा, नापने से क्या मतलब है ना सर, ऐसे थोड़ी आप बोल दोगे कुछ भी और हम मान लेंगे। तो बच्चों यहां से आती है मेजरमेंट की डेफिनेशन। तो मेजरमेंट, तो बच्चों मेजरमेंट क्या होगा, है ना। मेजरमेंट को मैं कहूं द मेथड टू कंपेयर गिवन फिजिकल क्वांटिटी with the standard value। ठीक है, तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड वैल्यू से नाप रहे हैं, ये मेजरमेंट हुआ। मतलब मैंने कहा कि अच्छा बताओ इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्केल लोगे, स्केल को यहां से इसके साथ प्लेस करोगे और फिर देखोगे इसकी लेंथ कितनी आ रही है ना, तो इसको पास लगा के आप, तो आपने कंपेयर करा, तो स्टैंडर्ड लेंथ के साथ होता है कंपैरिजन, तो हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो वो स्टैंडर्ड कंपैरिजन नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सिर्फ कंपैरिजन हुआ। तो इस तरीके से मैं उसको फिजिकल क्वांटिटी में केवल तब गिनूंगा या मेजरमेंट में तब गिनूंगा जब स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो इसमें भी बहुत सारी यूनिट्स आ जाती हैं। जैसे कि लेंथ को हम लोग 1 मीटर नापते हैं, है ना, मीटर उसकी ऐसा यूनिट होती है, तो ऐसे यूनिट का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब ऐसा होता है कि हमें कई बार कपड़े सिलवाने होते हैं, है ना, तो क्या थान से हम लोग दुकान पे जाते हैं, थान से कपड़ा खुलवाते हैं और फिर हम कपड़ा लेते हैं। तो अब हम गए दुकान में कि भैया 1.5 मीटर कपड़ा दे दो या 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो हम दुकान पे गए, तो दुकान वाले भैया ने क्या करा, थान खोला, ऐसे करके कपड़े को नापा, उन्होंने बोले ये 1 और फिर उन्होंने दोबारा घुमाया 2 कपड़ा खोल के। तो वो हमने पूछा कि भैया आपको कैसे पता चला कि ये 2 मीटर हो गया, तो उन्होंने बोला भैया यही नाप है, इतना है, 1 मीटर है मेरा हाथ, यानी उंगली में यहां से लेकर के ये डिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मीटर के लिए दुकान वाले भैया ने क्या कहा, मेरे हाथ में यहां से ये डिस्टेंस 1 मीटर हुआ। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ, है ना। तो अब होता क्या है, हम कई बार अगर हमें इस तरीके से दुकान पसंद नहीं है तो हमने बोला ठीक है भैया हम नहीं ले रहे आपके यहाँ से, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जो कंपेयर करके दे रहे हैं, तो हम उस दुकान से चले गए, हम गए अगली दुकान में। अब अगली दुकान में एक लोहे की रॉड होती है, हालांकि बच्चों ये 1 मीटर नहीं है, एक लोहे की रॉड होती है, वो 1 मीटर की होती है उनकी, और वो बिल्कुल नपी है, वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो उन्होंने उसको साथ उसको कपड़े को कंपेयर करा, उन्होंने बोला कि भैया ये हो गया हमारा 2 मीटर कपड़ा 2 बार कंपेयर करके, है ना। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड वैल्यू को मेजर किया। आ रही है बात समझ में, तो ये है मेजरमेंट। तो लेंथ कैन बी मेजर्ड, सो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो गया कि मान लो आप और आपके फ्रेंड है, ठीक, अब आपकी जो फ्रेंड है आपके साथ, तो आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो अगर मैं या कोई आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई तुम दोनों की दोस्ती कैसे है, तो आप बोलोगे कि हाँ पापा अच्छी दोस्ती है, या तो हम तो बस बाय द वे फ्रेंड्स हैं। तो ये जो बाय द वे फ्रेंड्स है, अच्छी दोस्ती है, या बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग अपनी फिजिक्स से थोड़ा साइड रखेंगे। यानी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। आप मेजर करके बता सकते हो कि नहीं जी हमारी तो 2 किलोग्राम दोस्ती है, नहीं 2 किलोग्राम दोस्ती, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। तो हम जो नाप नहीं सकते वो फिजिक्स के अंदर नहीं आएगी। तो फिजिक्स में आज के बाद नापने वाली चीजें ही होंगी, नपी तुली बात करेंगे। देखो भाई, है तो ये मेजरमेंट, और इसीलिए चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट है। अच्छा, मेजर करोगे स्टैंडर्ड वैल्यू से तो कोई तो यूनिट चाहिए, तो यहां पर जो आपने लिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैं ये ले रहा हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
तो बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले मैं ले रहा हूं FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो FPS की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? When length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second, then the system is called as foot pound second system. Actually, it is a British system of unit. Sorry, it is a American system of unit. American unit system. तो अगर हम लोग यहां से बात करें तो ये हमारा होगा FPS। अच्छा, इसके बाद जो आया हमारा नंबर 2 पे, FPS की भी अगर हम के बाद जो दूसरे टाइप की यूनिट की जरूरत पड़ी वो हुआ हमारा CGS सिस्टम। CGS की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अच्छा, इसको ना दूसरा, ये फ्रांस का था, तो फ्रांस सिस्टम है ये, जो गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इन दोनों में कहीं ना कहीं कमी थी। अगर मैं बात करूं यहां से FPS की, बट FPS होता तो यूज अमेरिका में है बच्चों, तो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली इट इज ब्रिटिश सिस्टम ओनली। जनरली ये सारी चीजें जो नापने तोलने वाली हुई ना, ये यूरोप में ही हुई थी, सारी खोज वहीं होती थी, सारी चीजें वहीं होती थी। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है, और CGS जो है हमारा गॉसियन सिस्टम है, ये फ्रांस का था। ठीक, तो अब FPS सिस्टम एक्चुअली बहुत ही बेकार रहा और ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आया। तो उसका कारण क्या था? बिकॉज कन्वर्जन इन अदर सिस्टम is irrational and difficult। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 मीटर में कितने फुट होंगे, तो 1 मीटर में लगभग 3.285 इस तरीके से हमारा फुट होता है। तो इसको मैं प्रॉपरली या ऐसे कहूं कि 3 फुट एंड 37 इंचेस, और ये भी एक रिकर्सिव नंबर है, कभी खत्म नहीं होगा, पॉइंट के बाद में इसको एग्जैक्ट डिवाइड करके नहीं बता सकता। तो FPS सिस्टम हम लोग ज्यादा इस्तेमाल में नहीं कर पाए। FPS एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, CGS में क्या होता था? CGS में होता था वेरी स्मॉल सिस्टम। तो इसको यूज करने में हमें बहुत समस्या आती है। अच्छा, इसके बाद CGS सिस्टम के बाद जो मेरा तीसरा और आखिरी है वो है बच्चों MKS सिस्टम। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो ये भी हमारा फ्रांस का था, और फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम इंटरनेशनल। इन्होंने बोला FPS में कमी है, इन्होंने बोला CGS में कमी है, तो इन्होंने बोला MKS इस्तेमाल करो। MKS भी हमारा फ्रांस में हुआ था, और ये गियोर्गी करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, और इन्होंने कहा कि MKS सिस्टम हमारा रेशनल सिस्टम है, या MKS सिस्टम हमारा कोहेरेंट सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम है। तो ये इसकी एडवांटेज है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भैया आप MKS को ऐसा यूनिट मान लो, ऐसा यूनिट, यानी सबसे बेसिक हमारी MKS सिस्टम होगी। तो मेजरमेंट मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू से नापना, यूनिट में हमने 3 डिफरेंट यूनिट पढ़ी, जिसमें FPS। अच्छा बच्चों, चैप्टर 2 जो है इसकी वेटेज है, और कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ FPS में कमी क्या थी, तो है डिफिकल्ट कन्वर्जन, इरेशनल कन्वर्जन। बताओ CGS में क्या कमी थी कि सर वेरी स्मॉल यूनिट है तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि किसी को 1 किलोग्राम कहना ज्यादा आसान है रेदर देन 1000 ग्राम, है ना, तो कन्वर्जन का रेट हमें ज्यादा थोड़ा सा होता था। अब ये काफी बड़ा नंबर आ जाता था, तो इसमें छोटा नंबर आ रहा है तो यूनिट को डिफाइन करना आसान था, और कोहेरेंट सिस्टम है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम के यूनिट हो गए। यहां तक आई बच्चों बात समझ में? ओके। अब इसके बाद अगर हम कहें फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट इतना था, सिस्टम ऑफ यूनिट हमारी इतनी थी। अब इसके बाद हमारे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। तो आओ बच्चों आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स जो है हमारे वो लिखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरीके की होगी, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, एक फंडामेंटल दूसरी डिराइव्ड। तो हमारी आपकी हेडिंग है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इन स्मॉलर यूनिट्स या इन स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, और डिराइव्ड क्या होगा? विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ओके बच्चों, तो यहां से ये हुआ हमारा डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। या एक बार इसको प्रॉपरली थोड़ा सा लिख लेते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी में हेडिंग डालो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है 7। ठीक है, तो 7। अब अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, वो जो बेसिक है, तो अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें तो एक तो कॉलम में मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। अगला उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी डायमेंशन सबसे इजीएस्ट वे होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, और उसकी एसआई यूनिट, बिकॉज यूनिट लिखना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों एक टेबल हम बना रहे हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप की होती है। पहली सबसे बेसिक हो गई मास। मास एम से लिखा जाएगा कैपिटल एम, और जब भी बच्चों हम लोग डायमेंशन लगाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और मास की एसआई यूनिट हम लोगों को पता है। अच्छा, एसआई मतलब क्या होता है? एसआई यूनिट मतलब होता है एमकेएस, और एमकेएस में के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, जो कि मास की एसआई यूनिट है ना? समझ में आ रहा है? सिंपल। ओके, नंबर 2 पे लेंथ का सिंबल या डायमेंशन है कैपिटल एल, और एसआई यूनिट है छोटा एम, मीटर। अच्छा बच्चों, यहां से एक चीज बता दें, छोटा एम लेंथ की एसआई यूनिट है और कैपिटल एम ब्रैकेट के साथ मास की डायमेंशन है। तो लेटर तो सेम ही यूज हो रहा है, ठीक है, मंगू, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, ध्यान रखना। बात करते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम। ठीक, इसको टी से, और एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो बच्चों 11वीं क्लास में ना एमएलटी, ये 3 सबसे ज्यादा यूज होंगे। मैं भी सिर्फ एमएलटी पर ही डील करूंगा। हम लोग 60-70 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, और उसमें मैं एमएलटी ही ज्यादा यूज करूंगा। हाँ, ओके, तो ये हो गया हमारा मास लेंथ टाइम। मास लेंथ टाइम के बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो है हमारा टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, सिंबल के। तो फिर से मैं टी यूज ना करके टेम्परेचर का मैं यहां पे के को डायमेंशन बोलूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है करंट। तो करंट को अगेन यहां से यूज नहीं करेंगे, करंट की एसआई यूनिट देखी गई जो कि एम्पियर है। तो ए इसकी डायमेंशन। अब करंट के बाद हम लोग अगली फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल डायमेंशन कही जाती है, मोल एसआई यूनिट हो गई। और तीसरा, सॉरी, सातवां और आखिरी जो है हमारा वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसको कैंडला से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों, नीचे के जो 2 है ये हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे। ऊपर के 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। केल्विन 11 के कुछ डायमेंशंस में यूज होगा, बार बार के लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक,
और 12th क्लास तक इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके जेई में, नीट के एग्जाम में, हर जगह डायमेंशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो आज की डेट में इवन अभी रट लो 7 डायमेंशन होती है, जिसमें से अभी सीबीएसई वाले एमएलटी रटे, और जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो से, वो ये 5 पूरा का पूरा याद रखे, एमएलटी के ए। तो बच्चों एमएलटी के ए तक आपको याद करना पड़ेगा। फंडामेंटल 7 टाइप्स खत्म। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड की, ठीक है। और डिराइव्ड की फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में नंबर 1 एरिया। बच्चों 60-70 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो नंबर 1 है एरिया। एरिया क्या है? फॉर्मूला पता करो सबसे पहले, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां से सोचो बच्चों, लेंथ इसमें कहां फिट होगा? इटसेल्फ इज अ लेंथ, और ब्रेड्थ वो भी लेंथ है। तो एक्चुअली एरिया हो गया मेरा लेंथ इनटू लेंथ। तो मास कितनी बार आया? एक बार भी नहीं। लेंथ आया 1 और 2, और टाइम कितनी बार आया? एक बार भी नहीं। तो इसको मैं कहूंगा दैट इट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। सिंपल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, वेरी सिंपल। अच्छा, अब अगर हम कहें कि यहां से ऐसा यूनिट बनाओ इसकी, तो मास की ऐसी यूनिट केजी होती है, लेकिन मास तो है नहीं, तो केजी भी नहीं लिखेंगे। फिर आता है लेंथ। लेंथ की क्या होती है बच्चों? मीटर। तो मीटर, यहां लेंथ की पावर कितनी है? 2, तो मीटर की पावर 2, और कुछ नहीं था, तो हम लोग वो नहीं लिख रहे। तो बच्चों ये आपका यहां पर एरिया का हुआ। अब आप लोग होमवर्क में वॉल्यूम निकाल सकते हो, जरूर करना है इसको। ओके, नंबर 3, और नंबर 3 पे मैं ले रहा हूं स्पीड। ठीक, तो अगर हम लोग स्पीड की बात करें बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी डायमेंशन में देखो, मास नहीं आया, डिस्टेंस लेंथ होती है, टाइम डिवाइड में है, तो टाइम ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी ऐसा यूनिट होगी मास नहीं, लेंथ एक बार है तो मीटर एक बार, और टाइम सेकेंड। तो बच्चों ये ऐसे। तो यहां तक आपको समझ में आया। तो अब अगर हम लोग बात करें, इस टाइप से आप लोग बहुत सारी यूनिट्स निकाल सकते हो। तो हमने एक नई चीज सीखी अभी, जस्ट अभी, और ये हमारे एग्जाम में जरूर आती है। जो मैं कह रहा था कि हमारे जेईई के एग्जाम में भी आता है, तो ये जरूर आता है। तो बच्चों कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक, इसके बाद फोर्स, इसके बाद एक्सेलरेशन, इसके बाद प्रेशर, और आखिरी वर्क। तो बच्चों इन डायमेंशंस, इन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आप लोग लिखो, ठीक, और नीचे कमेंट करके जरूर बताओ आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक, आज हम लोगों ने शुरुआत करी थी। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।